Hello everyone. A very good evening to all of you and welcome you all to this amazing platform of ICSC वाला and आप सभी के वन शॉट सीरीज के अंदर, जहां पर बेटा आपको पता है कि हम हर एक चैप्टर का वन शॉट करवा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम से पहले आपको एक रैपिड रिवीजन की प्रिपरेशन मिल जाए। अब इसी के साथ बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सिमिलैरिटी का वन शॉट। ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको डील करने हैं, समझने हैं, पढ़ने हैं। इस लेक्चर के नोट्स बेटा आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो भी बच्चे यहाँ नए हैं, जिनको नहीं पता है कि पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर होता क्या है, वहां पे आपके पेड या फ्री बैचेस के बेटा सारे लेक्चर, सारे आपके जो भी नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। जहां पे लाखों करोड़ों बच्चे बेटा अफोर्डेबल प्राइस पे पढ़ते हैं। आपके सीबीएसई, आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड हो उसके लिए, क्लासेस कोई भी हो, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो यहाँ पे इस वन शॉट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सिमिलैरिटी में हमें क्या समझना है, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। ये सिमिलैरिटी क्या चीज है? देखो बेटा, ज्योमेट्री पोर्शन का जो भी आपका चैप्टर है वो बहुत ज्यादा वेटेज के साथ आता है। सिमिलैरिटी की भी अगर हम बात करें तो ये भी अच्छा खासा 5, 6, 7 नंबर का लेके चलता है अपने साथ वेटेज। तो हमें ट्रायंगल के बारे में समझना है, सिमिलैरिटी के बारे में समझना है, इसको कॉन्ग्रुएंसी से रिलेट करना है, और इसी के साथ साथ बेटा हमें मैप्स एंड मॉडल्स भी समझना है इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत सारी चीजें समझने के लिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो आज की इस क्लास के अंदर बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे। ऑफ कोर्स सिमिलैरिटी होती क्या है, कॉन्ग्रुएंसी जो हम 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो क्या होती है, सिमिलर फिगर्स, क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। अब ये जो वर्ड है सिमिलैरिटी, आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि ये इसके सिमिलर है या ये इसके जैसा है। भैया उसके सिमिलर मेरे को कोई चीज दिखा दो, मतलब कि अगर हिंदी में बोले तो उसके जैसा, किसी के जैसा अगर आप कोई चीज ढूंढते हैं, दैट इज सिमिलैरिटी। अब आगरा में ताजमहल है, पर ऐसा थोड़ी है कि अगर आपको ताजमहल का कोई भी मॉडल चाहिए या ताजमहल की कोई भी फोटो चाहिए तो ताजमहल उठ के खुद आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि ताजमहल खुद इतना बड़ा है तो वो फोटो में भी इतना बड़ा रहे, फोटो तो इतनी रहती है ना। अब लेकिन उसकी शेप से आपको समझ में आ जाता है कि वो ताजमहल है। तो बेटा ऐसी ही दो चीजें जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज में फर्क आ जाता है, ऐसी ही दो चीजों को हम लोग सिमिलर फिगर्स कहते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेजॉरिटी बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की, है ना। अब यहाँ पे हमने क्लास 9th में एक चीज सीखी थी, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते थे तो हम बोलते थे कि कोई भी दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती हैं अगर वो सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो बेटा आपकी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती थी कि दो ट्रायंगल्स या कोई भी दो चीजें जिनका शेप भी सेम है, जिनकी क्या बेटा, जिनकी शेप भी सेम है और जिनका साइज भी सेम है। तो बेटा शेप में भी सेम होनी चाहिए थी, साइज में भी सेम होनी चाहिए थी। ऐसी ही दो चीजें आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती थी। अब यहीं पर अगर हम बात करें बेटा सिमिलैरिटी की, तो सिमिलैरिटी ऐसी दो चीजों में होती है जिनका शेप तो बेटा सेम रहता है लेकिन जिसका साइज सेम नहीं रहता। तो सिमिलैरिटी हम कहां करते हैं बेटा, दो चीजों में जिनका शेप तो सेम रहता है लेकिन साइज सेम नहीं रहता। और ऐसे ही दो फिगर्स क्या कहलाए जाते हैं बेटा, आपके सिमिलर फिगर्स। तो जिनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, कॉन्ग्रुएंट। जिनका शेप सेम है लेकिन साइज ऊपर नीचे है, छोटा बड़ा है, सिमिलर फिगर्स। अब जैसे आपने बचपन में एक चीज पढ़ी है बेटा कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल तो होते हैं लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज है कि सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर तो होती हैं लेकिन सिमिलर फिगर्स भी कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स विल आल्सो बी योर सिमिलर फिगर्स। तो आपकी दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो फॉर श्योर वो सिमिलर भी हैं, है ना। पर अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो फॉर श्योर ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। तो ये बेसिक है इस चैप्टर का बेटा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। अब मारियो हमारा पेटेंट एग्जांपल रहता है बैचेस में भी और वाईटी पे भी ऑफ कोर्स। अब अगर इन दोनों मारियो की बात करें तो दोनों की शेप भी सेम है और दोनों की बेटा साइज भी सेम है।
तो ऐसे दो फिगर्स जिनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, इनको हम कैसे बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। अब सिमिलरली बेटा अगर दो फिगर्स हैं जिनके शेप तो सेम है, दोनों मारियो भाई ऐसे ही है, लेकिन दोनों के साइज में डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है बेटा? दोनों के साइज में डिफरेंस है। ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ऐसे दो फिगर्स जिनकी शेप तो सेम है। अब शेप सेम कैसे है बेटा? देखो शेप सेम कैसे है, देखो ये शेप है इस मारियो की, है ना, इस मारियो की ये शेप है, और बेटा इस मारियो की भी ऐसी ही शेप है। तो बच्चे शेप तो सेम है, दोनों की शेप तो सेम है, लेकिन दोनों के साइज में डिफरेंस है। तो ऐसे ही फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। बेटा इसको सिर्फ एक वेव से हम सिमिलैरिटी एक्सप्रेस करते हैं और ये दोनों फिगर सिमिलर हो जाएंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में। ठीक है, चलो अब कॉन्ग्रुएंसी तो हम पढ़ चुके हैं 9th में, इस चैप्टर से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, तो आगे चलते हैं। आ जाओ। ठीक है, अब बेटा अगर दो फिगर्स की हमने बात की कि दोनों सिमिलर हैं, और अगर हमें मेजर मुद्दा ट्रायंगल का ही उठाना है, तो लेट्स टॉक अबाउट कि दो ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं। तो अब क्राइटेरिया भी कुछ होगा, कुछ तो चीजें होंगी ना जो हमें देखनी पड़ेंगी कि दो ट्रायंगल्स में ऐसा क्या मिले कि भाई सिमिलर है, या कि अगर मैं दो ट्रायंगल्स को बोलूं कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो कुछ तो चीजें होनी चाहिए। तो दो चीजें बेटा आपके पास आती हैं कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा है। फोर नॉन जीरो क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। तो ट्रायंगल में तीन साइड है, तो एक साइड अपॉन एक साइड, दूसरी साइड अपॉन दूसरी साइड, तीसरी साइड अपॉन तीसरी साइड, दोनों ट्रायंगल्स की प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूं बेटा। फॉर एग्जांपल एक ये ट्रायंगल है लेट्स से ABC, और एक ये ट्रायंगल है बच्चा PQR। ठीक है, एक ये ट्रायंगल है बेटा ABC और एक ये ट्रायंगल है PQR। अगर मुझे किसी ने आके बोला कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यही है, मुझसे आगे किसी ने क्या बोला कि भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स बेटा सिमिलर हैं, दिस सिंपली मींस कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर होंगे। दैट मींस अगर ये एंगल 50 डिग्री है बेटा, तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। अगर ये एंगल लेट्स से बेटा 70 डिग्री है, तो ये एंगल भी 70 डिग्री होना चाहिए। अगर ये एंगल बेटा 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रही हूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब एक वर्ड यहां पे मैंने बोला है कॉरस्पॉन्डिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए समझना। ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर की कॉरस्पॉन्डिंग भला है क्या? अगर हम बात करते हैं दो ट्रायंगल्स की यहां पे, और मैंने आपसे बोला कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। बेटा यहां पे फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? A, इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? P। तो बेटा A कॉरस्पॉन्डिंग होगा P के। दिस इज व्हाट कॉरस्पॉन्डिंग मींस। इसका सेकंड लेटर क्या है? B। इस वाले ट्रायंगल का सेकंड लेटर क्या है? Q। तो एंगल B कॉरस्पॉन्डिंग में होगा एंगल Q के, और सिमिलरली एंगल C कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल R के। तो दिस इज व्हाट कॉरस्पॉन्डिंग मींस। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिस तरीके से आप नेम कर रहे हो, या जिस तरीके से आपको प्रूव करने के लिए नेम दिया गया है, या जो भी आपके क्वेश्चन में डिमांड है, तो पहले एंगल को पहले एंगल के साथ लो, दूसरे एंगल को दूसरे एंगल के साथ लो, तीसरे एंगल को तीसरे एंगल के साथ लो। अब साइड्स भी बेटा कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं, कैसे होती हैं ये भी समझो। बेटा अगर ABC और PQR है, तो इसकी पहली दो और इसकी पहली दो, दैट मींस AB अपॉन PQ। अब बेटा लास्ट की दो और लास्ट की दो, दैट मींस BC अपॉन QR। अब बेटा इसकी पहली और लास्ट दैट इज AC, इसकी पहली और लास्ट दैट इज PR। तो ये होंगी साइड्स प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब बेटा एंगल इक्वल तो समझ में आया कि जो इसका एंगल है वो इसका एंगल होना चाहिए, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट इक्वल एंगल होना चाहिए। अब साइड्स प्रोपोर्शनल देखो, फॉर एग्जांपल अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है,
ठीक है, लेट्स से ये बेटा ये वाली साइड जो है ये 7 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। लेट्स से बेटा ये वाली जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है एंड लेट्स से कि ये साइड आपकी 16 सेंटीमीटर है। अभी इनइक्वालिटी नहीं देखेंगे, है ना, एक जनरल एग्जांपल लिया है, उसको कंसीडर करके समझेंगे। तो यहां से बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी अपॉन पी क्यू, दैट मीन्स 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10 मीन्स 1/2। दूसरी है बेटा 7 अपॉन 14, 7 अपॉन 14 का भी मतलब है 1/2। तीसरी है बेटा 8 अपॉन 16 और 8 अपॉन 16 का मतलब भी है 1/2। तो क्या साइड्स प्रोपोर्शनल है? साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब है बेटा तीनों साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए। तो अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दैट सिंपली मींस कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बराबर हैं। सेकेंड चीज, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल है। मतलब एक साइड का भी अगर आप रेशियो लेते हो तो वो बाकी दोनों के सेम आना चाहिए। अब बेटा जैसे हमने ना कॉन्ग्रुएंसी में कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे, एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, है ना, आपके पास ऐसे बहुत सारे हमने क्राइटेरियाज पढ़े थे, RHS हो गया, ASA हो गया। अब ऐसे ही अगर हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स देने की जरूरत नहीं है। हमेशा क्वेश्चन में ये तो नहीं होगा ना कि आपको तीनों एंगल्स गिवन है, तीनों साइड्स गिवन है, लो भाई बताओ सिमिलर है, नहीं। आपको शायद दो एंगल एक साइड या तीन साइड या कुछ एंगल भी नहीं, है ना, कुछ भी कॉम्बिनेशन गिवन होगा। तो हम तीन कॉम्बिनेशन से, किससे बेटा, सिर्फ और सिर्फ तीन कॉम्बिनेशन से, तीन क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे पहला क्राइटेरिया है बेटा ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या है बच्चा, बहुत ध्यान से सुनो। लेट्स से कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 9 है ना, लेट्स से ये 4 है, ये 12 है, एंड लेट्स से ये 5 है, ये 25 है, सॉरी 15 है। ठीक है, अगर मुझे ये चीजें गिवन है, ये है बेटा ट्रायंगल DEF और ये है ट्रायंगल PQR। मुझे प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल DEF है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो मैं कैसे करूंगी? अब ये चीज सोचने वाली है, कैसे करा जाए। तो बेटा हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या गिवन है। अब जैसे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो तो इसकी तीनों साइड्स और इसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है। तो क्या हम तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं? दैट इज DE अपॉन PQ। अगर मैं बता दूं कि DE अपॉन PQ बराबर है EF अपॉन QR के और वो बराबर है बेटा DF अपॉन PR के, तो मैं बता सकती हूं कि ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो बेटा DE अपॉन PQ है कितना, 3/9, ये है 4/12 और ये है 5/15। तीनों का रेशियो सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है, 1/3। तो अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है बाकी दो ट्रायंगल, दो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के, मतलब इसकी पहली साइड और इसकी पहली साइड अपॉन इसकी दूसरी साइड एंड इसकी दूसरी साइड अपॉन इसकी तीसरी साइड और इसकी तीसरी साइड, अगर तीनों साइड्स का रेशियो बेटा बराबर यहां आ जाता है तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं बाय SAS क्राइटेरिया। कौन से, सॉरी, बाय SSS क्राइटेरिया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है बेटा आपके पास SAS क्राइटेरिया। अब ये क्या बना है भाई, आजा समझते हैं। चलो भाई, SAS में बेटा आपको दो साइड्स और एक एंगल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, दो साइड्स हैं और एक एंगल है। तो इसका मतलब है तीन में से दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और तीन में से एक एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये वाली साइड है बेटा, लेट्स से इसको बोलते हैं 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर। लेट्स से ये है बेटा 4 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। अब बेटा जब भी हम SAS क्राइटेरिया की बात करेंगे, प्लीज इस चीज को एक बार बेटा स्टार बना के सुन लो, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते आए हैं और अभी भी करते हैं और आगे भी करेंगे।
तो तुम वो बच्चों में से ना आओ, तो प्लीज बेटा इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। बेटा SAS में ए कहां आ रहा है? दो एस के बीच में, है ना। SAS है, इसको SAS बनाने का मतलब क्या था? इसको हम SSA या ASS भी तो बोल सकते थे। इसको हम SAS ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा दोनों साइड के बीच वाला ही एंगल हमेशा लेना है। अब बेटा एक साइड आपकी कौन सी है? ये। दूसरी कौन सी है? ये। तो ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? ये वाला। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना चाहती हूं इस ट्रायंगल के बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया, तो बेटा इस एंगल के अलावा किसी एंगल की बात होगी ही नहीं। अगर आप साइड ये ले रहे हो और साइड ये ले रहे हो और अगर बेटा आपने एंगल ये ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो जब भी आप SAS क्राइटेरिया का यूज करें, ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक श्योर कि दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड का बेटा इंक्लूडेड एंगल ही आप हमेशा यूज करो, दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बेटा ये साइड और ये साइड की बात कर रहे हो तो इसका इंक्लूडेड एंगल ये होगा। अगर आप बच्चा ये साइड और ये साइड की बात कर रहे हो तो इनका इंक्लूडेड एंगल ये होगा। अगर बेटा आप इस साइड की और इस साइड की बात कर रहे हो तो आपका इंक्लूडेड एंगल ये होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंक्लूडेड एंगल दोनों साइड्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा होगा, और कौन सा होगा वो आपको बहुत अच्छे से देख के करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंगल लेंगे बेटा? ये वाला एंगल लेट्स से 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2.5/5 बराबर है 4/8 के, और इनका रेशियो कितना आ रहा है? 1/2। तो बेटा दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। एंगल 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 40 डिग्री, एंगल भी इक्वल हो गया। तो दो साइड और एक एंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी से आप इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, एक है बेटा SSS, दूसरा है SAS, और तीसरा है मेरे बच्चा तुम्हारे पास AA या AAA क्राइटेरिया। ऐसा कोई क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी में नहीं था कि एंगल एंगल या एंगल एंगल एंगल। बेटा एंगल एंगल का मतलब है कि एक ट्रायंगल के दोनों एंगल बराबर है दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के, एक ट्रायंगल के दोनों एंगल बराबर है दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के, है ना। तो उसको आप AA सिमिलैरिटी से सिमिलर बोल सकते हो, या तीनों ही एंगल बराबर हैं तीनों एंगल के तो AAA क्राइटेरिया से आप बोल सकते हो। पर बेटा एक चीज ये भी सोचो कि जिस ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होंगे तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 180 में से अगर आप सम माइनस करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। तो लेट्स से अगर ये एंगल बेटा 40 डिग्री है, ठीक है बच्चा, लेट्स से ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 40 है, ये भी 60 है। अगर दो एंगल बराबर हैं तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। लेट्स से अगर ये 70 है, ये 80 है बेटा, और ये कितना है आपके पास? 40 है। ठीक है, 40 नहीं हो पाएगा, सॉरी, 30 है। ठीक है, ये 70 है, ये 80 है, और ये कितना है? 30 है। तो अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं तो AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आपके ये तीनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे बेटा? ये तीनों के तीनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। आई होप कि सबको इतनी चीज क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब इस चैप्टर में जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम प्यार से BPT बोलते हैं, दैट इज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको क्या कहती है बेटा? कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ना, और भाई अगर आपके पास ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और किसी भी 2 साइड पे अगर आप पॉइंट लेके एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो आपके तीसरे साइड के पैरेलल होती है, तो वो लाइन जो बेटा आपने पैरेलल बनाई है बीच में, वो बाकी 2 साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शंस में स्प्लिट करती है। इसका मतलब क्या है एक बार समझो। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है बेटा, लेट्स नेम इट ABNC, और बीच में बेटा एक पॉइंट है यहाँ पे D और यहाँ पे है E, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और ये DE जो है BC के पैरेलल है, ऐसा गिवन है। क्या गिवन है?
कि DE जो है वो BC के अगर पैरेलल गिवन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि बेटा ये इक्वल प्रोपोर्शन है, मतलब AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। तो हम क्या बोल सकते हैं दैट AD अपॉन DB बेटा बराबर होगा AE अपॉन EC के। दिस इज व्हाट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मींस। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, मतलब इसका उल्टा। अभी हमें क्या गिवन था कि DE BC के पैरेलल है तो ऐसा हो जाएगा। अब इसका कन्वर्स क्या है कि अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो जो तीसरी साइड ये DE जा रही है ये BC के पैरेलल होगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल में थर्ड साइड के पैरेलल आप एक लाइन बनाते हैं तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में स्प्लिट करेगा। इसका कन्वर्स क्या है कि ट्राइंगल है ना, और एक लाइन जा रही है, कोई भी लाइन है, हमें नहीं पता पैरेलल है, कोई भी लाइन जा रही है, वो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में अगर स्प्लिट करती है, अगर स्प्लिट करा जाता है तो बेटा आपके जो अगर स्प्लिट इक्वल प्रोपोर्शन में हो रहा है तो DE पैरेलल हो जाएगा BC के। उल्टा कर देना है बस, है ना। एक में पैरेलल गिवन है तो साइड प्रोपोर्शन, एक में साइड प्रोपोर्शन है तो पैरेलल, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है BPT में। ठीक है, एप्लीकेशंस अभी देखेंगे, आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बेटा इसमें आती है एरिया थ्योरम। अभी हम सबके क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप इस टॉपिक में से सारी जो थ्योरी है उसको एक बार मेरे से समझ लो, है ना। एरिया थ्योरम क्या कहती है बेटा कि अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर हैं, अगर आपने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया तो उनके एरियाज का रेशियो, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, लेट्स से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल के जो एरियाज का रेशियो है वो किसी भी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगी। मैंने क्या बोला कि एरिया अगर मैं निकाल रही हूं ABC का अपॉन में एरिया अगर मैं निकाल रही हूं DEF का तो ये किसके बराबर होगा, किसी भी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, किसी भी एक साइड के रेशियो के। बेटा आप कोई भी साइड लोगे क्योंकि आपको पता है हर एक साइड का रेशियो क्या है, सेम है अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो किसी भी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो ये आपकी है एरिया थ्योरम। ठीक है, आई होप सबको ये चीज समझ में आई हो। एक और कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का कि अगर मीडियन बेटा डिवाइड करता है दो ट्रायंगल्स को इक्वल एरियाज में, मीडियन क्या करता है, एक ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और वो दोनों इक्वल होते हैं, और मीडियन जिस वर्टेक्स से जाके जिस लाइन पे गिरता है उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए अबाउट मीडियन। ठीक है, साइज ट्रांसफॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं वरना सारी थ्योरी एक साथ भी आपके दिमाग में गुचड़ पुचड़ हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व पहले थोड़े से क्वेश्चंस। अभी जो हमने सिमिलैरिटी कर ली है उसकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइन AB है। ठीक है, AB एक बेटा स्ट्रेट लाइन है, CD इंटरसेक्ट एट P, AC जो है वो BD के पैरेलल है। फिगर में आपको एरोज भी बनी है, साफ क्लियरली विजिबल है। हमें प्रूव क्या करना है दैट, अच्छा प्रूव नहीं करना, हमें फाइंड करना है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड कि अगर BD बेटा जो BD की लेंथ है, लेंथ से वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर है, जो AC की लेंथ है बेटा वो कितनी है 3.6 सेंटीमीटर है। आपके पास PD की लेंथ बेटा आपको गिवन है कितनी 4 सेंटीमीटर, और अगर PB आपको गिवन है बच्चा कितना 3.2 सेंटीमीटर, तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, PA की और PC की। चलो बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो जो सबसे पहली चीज बेटा आपको करनी है, जो सबसे पहली चीज आपको इस क्वेश्चन में करनी है वो आपको कोई भी साइड फाइंड आउट नहीं करनी है। आपको पहले जो ये दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं बेटा इनको सिमिलर प्रूफ करना है, तभी तो आप साइड प्रोपोर्शनल बता पाओगे। और अगर आपने साइड प्रोपोर्शनल बता दी तो आप अननोन साइड्स फाइंड कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हमने रेशियो प्रोपोर्शन में भी किया है। तो अब दो ट्रायंगल्स कौन से हैं बेटा, है ना, एक है आपके पास ट्रायंगल PAC, एक ट्रायंगल है बेटा आपके पास ट्रायंगल PAC के साथ है बेटा आपके पास ट्रायंगल PBD। तो ये दो ट्रायंगल्स में देखो आप क्या क्या प्रूव कर सकते हो।
सबसे पहले बेटा दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, लेट्स से ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, वाई? बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये कैसे एंगल्स है बेटा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दूसरी चीज, अगर बच्चा दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड और अगर मैं इस लाइन को ट्रांसवर्सल लेती हूं, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इसको एंगल 3 बोलूं, इसको एंगल 4 बोलूं, सो एंगल 3 इज इक्विवेलेंट टू एंगल 4। क्यों बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर दो एंगल्स मैंने इक्वल प्रूफ कर ही दिए हैं, दो एंगल्स अगर इक्वल प्रूफ हो ही गए हैं, सो बाय ए सिमिलैरिटी बच्चा दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो ए सिमिलैरिटी से मैंने दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दिए, सिमिलर प्रूव कर दिए। अब अगर ए सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर प्रूव हो चुके हैं तो आप पता है साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख सकते हो। अब साइड प्रोपोर्शनल कौन सी होती है बेटा? मैंने आपको नेम करना सिखाया है कि साइड प्रोपोर्शनलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, पी ए अपॉन पी बी। मैंने आपको कैसे बताया था, इसके स्टार्टिंग के दो और इसके स्टार्टिंग के दो, फिर इसके एंड के दो, इसके एंड के दो, दैट इज ए सी अपॉन बी डी, और वो बराबर होगा बेटा पी सी अपॉन पी डी के, पी सी अपॉन पी डी के। तो इस तरीके से आप दो ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, और उनकी साइड्स को बेटा क्या कर सकते हैं, आप उनकी साइड्स को सिंपली रेशियो प्रूव कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है। अब बेटा इनमें से क्या क्या गिवन है, पी ए नहीं पता, क्या पी बी पता है बेटा? बिल्कुल पता है, कितनी है, 3.2। क्या ए सी पता है बच्चा? बिल्कुल 3.6 है। क्या बी डी पता है? बिल्कुल 2.4 है। क्या पी सी पता है बेटा कितनी है? नहीं, सॉरी। और उसके बाद क्या आपको पी डी पता है कितना है आपके पास? 4 सेंटीमीटर, है ना। ये वो चीजें हैं जो आपको गिवन है। अब बेटा आपको ये सिर्फ बीच वाला रेशियो पूरा गिवन है, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करके पी ए निकालोगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करके पी सी निकालोगे। तो आ जाओ करते हैं। पहले अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूं तो बेटा पी ए अपॉन 3.2 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन में 2.4। डेसिमल से डेसिमल हट गया बेटा, है ना। 12 3 36, 12 2 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो पी ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा 2 1 2, 2 6 12, और पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 3 18, 3 1 3 4। तो यहां से बेटा पी ए की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है कितनी, 4.8 सेंटीमीटर। तो पी ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई है बच्चा, यहां से 4.8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का यूज करके पी सी निकालेंगे। अब देखो बेटा 3.6 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू पी सी अपॉन 4। डेसिमल से डेसिमल गया, 12 2 12 3 4 को उधर ले जाओगे, 3 इंटू 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू पी सी, और यहां से बेटा तुम्हारे पी सी की लेंथ कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। यहां से तुम्हारे पी सी की लेंथ कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। डन। आई होप बच्चा सबको ये चीज क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। आगे चलते हैं, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग साइज ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, फिर स्पेसिमेन पीवाईक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। आ जाइए। इस फिगर में बेटा डीई जो है बीसी के पैरेलल है, ठीक है। एई 15 है, ईसी 9 है, एमसी 6 है, ठीक है। बीएन 2.24 है। आपको बोला गया है कि इस ट्रायंगल में बेटा आपको बहुत सारे ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, है ना। इस फिगर के अंदर आपको बहुत सारे ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, जैसे कि एक बेटा ये बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला, एक ये आधा छोटा, एक ये आधा बड़ा, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ऐसे बहुत सारे आपको ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है
कि जो ये आपको नजर आ रहे हैं इनको आप क्या करो, सारे जो भी सिमिलर ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं उनको एक बार लिस्ट करो। तो सबसे पहले बेटा देखो, आप देखो अगर ये पैरेलल साइड्स हैं, है ना, पैरेलल हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले बेटा आपको नजर आ रहा है एक ADM और ABN। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो एक है बेटा ये ADM, एक है बच्चा ये ADM ट्रायंगल, और एक है ये ABN ट्रायंगल, है ना। तो यहां पे अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं, किस ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ADM की एंड ट्रायंगल ABN की, तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो बेटा कि एंगल A जो है वो तो एंगल A के बराबर है क्योंकि वो कॉमन है। एंगल A के बराबर है क्योंकि वो कॉमन है। और अगर DM जो है BN के पैरेलल है, सो एंगल लेट्स से 2 और 3, या एंगल ADM एंड एंगल ADM बराबर होगा एंगल ABN के। और ऐसा क्यों होगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाय AA सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब इसके अलावा बेटा आपको एक और ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक है AME और दूसरा है बेटा ANC। अब एक ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल AME है, और दूसरा कौन सा है, ट्रायंगल ANC। अब इसमें भी क्या, ये वाला एंगल ए कॉमन है बेटा, तो इसमें भी क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। और बेटा अगर ये साइड इसके पैरेलल है, सो अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे, तो ये भी डबल A क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। अब अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़े वाले ट्रायंगल का यहां से मतलब है बेटा, अगर आप ट्रायंगल देखोगे AME और ABC, है ना, तो ये भी ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। तो भाई इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADM है आपके पास, सॉरी ADE है, और बेटा ट्रायंगल ABC है। अब अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, कैसे सिमिलर प्रूफ होंगे, एंगल A के बराबर है क्योंकि कॉमन है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, अगेन बाय AA सिमिलैरिटी। तो हमने बेटा 3 पेयर ऐसे लिख दिए एंगल्स के जो कि आपके पास क्या हैं, सिमिलर हैं। 3 पेयर ऐसे लिख दिए जो कि आपके पास कैसे हैं बेटा, सिमिलर हैं। अगर ऐसे सिमिलर हैं तो डायरेक्टली आप इनको लिखेंगे एंड यहां से आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट बोला है कि ME और DM की लेंथ निकालनी है। किसकी बेटा, ME और DM की लेंथ निकालनी है। ME है ये वाला और DM है बेटा ये वाले, ठीक है। अब यहां पे हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। AE बेटा हमें गिवन है दैट इज 15, AE अपने को गिवन है जो कि 15 है, EC बेटा अपने को गिवन है जो कि 9 है, NC यहां पे अपने को पता है दैट इज 6 है, और BN अपने को पता है कितने हैं, 24 है। अब बेटा जो 3 ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूफ करवाए हैं उन तीनों के एक बार नाम वापस लिख लो। सबसे पहले था बेटा ट्रायंगल ADM, और कौन सा था बेटा, ट्रायंगल ABN, ठीक है। जो सेकंड था बेटा वो कौन सा था, ट्रायंगल AME, और हमारे पास कौन सा था, ट्रायंगल ANC। जो तीसरा था बेटा वो था हमारे पास ट्रायंगल ADE, और बेटा कौन सा था, ट्रायंगल ABC। अब अगर ये तीनों ट्रायंगल्स है ना सिमिलर हैं, तो हम इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो आ जाओ करते हैं। तो इसकी साइड्स बेटा कौन सी होंगी, AD अपॉन AB होगा, इज इक्वल टू DM अपॉन BN होगा, इज इक्वल्स टू AM अपॉन AN होगा। अब यहां पे बेटा AM अपॉन AN होगा जो कि बराबर होगा ME अपॉन NC के, जो कि बराबर होगा बेटा AE अपॉन AC के। उसके बाद बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स में AD अपॉन AB होगा, ठीक है, DE अपॉन BC होगा, और बेटा AE अपॉन AC होगा। अब आ जाओ इसको देखते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो जो चीजें हमें गिवन है उनको पुट कर लेते हैं। क्या AD और AB में से हमें कुछ गिवन है, AD और AB में से हमें कुछ नहीं गिवन है क्या, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं AD अपॉन AB। क्या बेटा DM और BN हमें गिवन है, DM हमें नहीं गिवन है, लेकिन BN हमें जरूर गिवन है दैट इज 24।
क्या ए एम और ए एन हमें गिवन है? ए एम और ए एन की अगर बात हो रही है तो आई गेस ए एम और ए एन भी हमें नहीं गिवन है। चलो कोई बात नहीं, एक चीज यहां पे हमें गिवन है। अब इसकी बात करते हैं बेटा, ए एम और ए एन में से हमें कुछ भी नहीं गिवन है। अब इसकी बात करें तो एम ई और एनसी में से क्या हमें कुछ गिवन है? 6 गिवन है और सिर्फ यही गिवन है। तो एम ई अपॉन में क्या आएगा? 6। क्या ए ई और ए सी में से कुछ गिवन है? बेटा ए ई गिवन है हमें 15 और ए सी पूरा कितना हो जाएगा? 15 प्लस का 9। 15 प्लस का 9 बोले तो 24 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज हमें समझ में आई। उसके बाद बेटा अगर एडी की बात की जाए तो एडी हमें नहीं गिवन है, एबी भी हमें नहीं गिवन है। क्या हमें डीई गिवन है? नहीं गिवन है। क्या हमें बीसी गिवन है? बेटा बीसी 24 प्लस 6 पूरा 30 हो जाएगा। क्या हमें एई गिवन है? 15। और क्या हमें एसी गिवन है? बिल्कुल अभी पीछे निकाला 24। अब इसमें से हमें निकालना है डीएम और एमई। बेटा एमई आपके पास कहां है? ये रहा। डीएम आपके पास कहां है? ये। तो बेसिकली आपको ये दोनों साइड्स निकालनी है। अब एमई की अगर हम बात करें तो एमई बेटा हम यहां से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना, कि एमई अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 15/24। 6 4 are 24, है ना। तो एमई की वैल्यू आ गई बेटा 15/4 और ये हो गया 15/4 सेंटीमीटर। अगर आप डेसिमल में निकालना चाहते हो तो आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां से आपने बचा एमई की वैल्यू कितनी निकाल ली? एमई की वैल्यू आ जाएगी 15/4, 3.75 फ्रैक्शन में, 3.75 सेंटीमीटर। चलो, तो यहां से हमने ये देखा कि बेटा ए एम अपॉन ए एन 15/24 के बराबर होगा। 15/24 का रेशियो देखें तो अगर हम 3 से कैंसिल करें, 3 5 15, है ना, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 8 3 24, तो 5/8 आ जाएगा, है ना। तो रेशियो हमें यहां से मिल गया 5/8 है। ध्यान से समझो, अगर ए एम अपॉन ए एन 15/24 के बराबर है तो इस ए एम अपॉन ए एन की जगह पे भी तो मैं 15/24 बेटा लिख सकती हूं, बिल्कुल लिख सकती हूं। क्या लिख सकते हैं बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये dm अपॉन 24 तो हमें निकालना ही है, तो dm अपॉन 24 लिख दिया। 24 से 24 कैंसिल और हमारे dm की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और निकालते हैं बेटा जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम एक नया चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज साइज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, शिवू मैम पे ही साइज ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। आ जाओ। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये शिवू मैम है, बिल्कुल है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये फोटो भी वैसी है, ये फोटो भी वैसी है, लेकिन साइज में फर्क है। ये छोटू फोटो है, ये बड़ी फोटो है। अब बेटा ऐसे ही बहुत बार ना बहुत चीजें होती हैं जो हमको छोटे का बड़ा या बड़े का छोटा दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बहुत बड़ी सोसाइटी बना रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां पे हमें पहले उसका छोटा दिखाना जरूरी है। तो बिल्डिंग छोड़ो, तुमने अपने स्कूल में बेटा सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया होगा, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि सोलर सिस्टम में सन सबसे बड़ा है, तो तुम्हारे मॉडल में भी तो सन सबसे बड़ा होगा ना बेटा। फिर तुम्हें पता है कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा जुपिटर होगा, है ना। अर्थ अगर ब्लू और ग्रीन कलर का प्लैनेट वाइज दिखता है तो अर्थ को तुम वैसे ही दिखाते हो। तो मतलब बड़ी चीज का अगर तुम छोटे में मॉडल बना भी रहे हो तो तुम हर एक चीज को ट्रांसफॉर्म करते हो। ऐसा नहीं है कि सन वहां पे इतना बड़ा है, यहाँ पे तुमने अपने मॉडल में सन इतना बना दिया, अर्थ इतना बना दिया, गलत हो जाएगा मॉडल। तो मॉडल में भी तुम्हें हर एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है बेटा। क्या कि अगर तुम बड़ी चीज को छोटा कर रहे हो या छोटी चीज को बड़ा कर रहे हो तो हर एक चीज एक सेम स्केल फैक्टर से होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बेटा आई 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, और अगर यहाँ पे बाल 5 सेंटीमीटर है तो 5 का डबल बाल यहाँ पे 10 ही होंगे। स्केल फैक्टर सेम रहेगा। अगर यहां पे बेटा इसकी लेंथ जो है प्रॉपर वो 15 सेंटीमीटर है तो इसका डबल हो जाएगी, दैट इज 30 हो जाएगी। तो हर चीज अगर डबल हो रही है तो हर एक चीज ही डबल होगी। ऐसा नहीं है कि आपने आंख को इंटू 2 कर दिया तो आपने लिप्स को इंटू 1.5 कर दिया और बाल को इंटू 3 कर दिया, नहीं।
समझो, अगर आप ऐसे प्रपोर्शन चेंज करोगे तो आपकी फोटो बेटा कुछ ऐसी आएगी ट्रांसफॉर्म होके, या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ ऐसी दिखेगी जो कि हमको नहीं चाहिए। अगर हम साइज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बेटा तो हर एक चीज को एग्जैक्ट स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ही हम आंसर निकालते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो एक चीज भी आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि बेटा अगर हम एक लाइन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक लाइन ही बनी रहेगी, ऐसा नहीं है ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेटा वो कुछ और बन जाएगी। समझो इस चीज को, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अभी कोई है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद ओ कटरीना कैफ, नो नॉट लाइक दैट, है ना। तो उसको आराम आराम से देखना पड़ता है। अगर एक लाइन है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी एक लाइन ही रहेगी। अगर एक इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वो इंसान वही रहेगा, है ना, दिखेगा अलग पर इंसान ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंसान को ट्रांसफॉर्म करने के बाद तुमने लायन दिखा दिया या टाइगर दिखा दिया, नहीं। अगर बेटा स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो वो स्क्वायर ही रहेगा, क्यूबॉइड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो वो क्यूबॉइड ही रहेगा। तो इस चीज पे ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास रेशियो सेम होना चाहिए। जो भी मॉडल की हाइट होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो बराबर होनी चाहिए, उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या ब्रेड्थ ऑफ मॉडल अपॉन ब्रेड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस स्केल फैक्टर को हम लोग यहां पर के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखने की जरूरत है बेटा, है ना, और वो क्या है, समझो कि अगर आप कोई भी ऐसी एक चीज का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो जिसका यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, दैट मींस सिंपल लाइन का, ब्रेड्थ का, हाइट का, लेंथ का, इन सब की यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, मीटर, सेंटीमीटर। तो अगर आप कोई भी सिंपल एक लाइन का, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप हाइट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, विड्थ का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो उसका स्केल फैक्टर के रहता है। अगर आप एरिया का, मैंने क्या बोला, अगर आप लेंथ का कर रहे हो जिसकी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होती है, अगर आप एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो बेटा जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, तो अगर आप कोई भी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो उसके लिए स्केल फैक्टर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्केल फैक्टर भी 2 हो जाएगा। अब तीसरी चीज, अगर बेटा आप मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, मतलब कि आप वॉल्यूम में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हो, तो वॉल्यूम के ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा आपके पास क्या होगा, आपका जो स्केल फैक्टर है उसका भी वॉल्यूम हो जाएगा। ये बात मैं आपको समझा रही हूं। अगर एक सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊं, मान लो बेटा ये एक क्यूब है, ठीक है, लेट्स से कि ये एक क्यूब है। चलो क्यूब छोड़ो, अभी हम क्वेश्चन से डायरेक्टली समझते हैं, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आ जाओ क्वेश्चन को डायरेक्टली देखते हैं, आ जाओ, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है बच्चा, ध्यान से समझेंगे। A model of a ship is made to a scale 1:300, मतलब जो मॉडल में 1 है वो एक्चुअल में 300 है। तो जो मॉडल में 2 होगी लेंथ वो एक्चुअल में 600 हो जाएगी, जो मॉडल में हाइट 3 होगी वो एक्चुअल में 900 हो जाएगी। तो लेंथ की बात कर रहे हैं तो के रहेगा बेटा, ये स्केल फैक्टर है जो कि आपको कितना गिवन है, k is equals to 1/300। बेटा 1:300 का मतलब है 1/300। अब एक चीज और समझो बेटा, आपने ना अपने जब आपने अपनी वो चैप्टर पढ़ा होगा लाइट, तो उसमें आपने इमेजेस बनती हुई देखी है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे, कि भाई डिमिनिश्ड इमेज, इनलार्ज्ड इमेज, सेम एज ऑब्जेक्ट। तो सेम यही 3 क्राइटेरिया हम भी यहाँ यूज करेंगे। अगर स्केल फैक्टर के हमारा 1 से छोटा है, इसका मतलब है कि इमेज हमारी कैसी है, डिमिनिश हो रही है। अगर 1 से बड़ा है तो हमारी इमेज इनलार्ज बन रही है, हमारा ऑब्जेक्ट इनलार्ज बन रहा है ना, मॉडल से इनलार्ज होगा। और अगर मॉडल और बेटा ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो 1:1 है, मतलब 1 के बराबर है, तो सेम एज मॉडल सेम एज ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, यहां पे ध्यान से समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। स्केल फैक्टर हमें मिल गया कि क्वेश्चन में हमें बेटा हर क्वेश्चन में आपको स्केल फैक्टर गिवन होगा, इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्केल फैक्टर 1/300 अपन को मिल गया। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है बेटा, आपको लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ शिप निकालनी है, ठीक है। सॉरी, लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ शिप 2 मीटर है, एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप बेटा जो मॉडल में 1 है वो एक्चुअल में 300 है, तो जो मॉडल में 2 है वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा आपके पास, वो एक्चुअल में आपके पास सिंपली आ जाएगा
600। तो आप यहां पे क्या करोगे, लेंथ ऑफ मॉडल बेटा अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, यही मैंने आपको भी पीछे पढ़ाया। लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर के। स्केल फैक्टर यहां पे कितना है बेटा, 1/300। अभी लगाते हैं। लेंथ ऑफ मॉडल कितना है बेटा, 2। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है नहीं पता। स्केल फैक्टर कितना है, 1/300। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगी बच्चा कितना, 300 इंटू 2, 600 मीटर्स। आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ द डेक ऑफ अ शिप इज 1,80,000 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है शिप के डेक का वो इतना है, तो मॉडल का कितना होगा। अब एरिया की बात है, मीटर स्क्वायर आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, अगर लेंथ से लेंथ पे जा रहे हैं, हाइट से हाइट, ब्रेथ से ब्रेथ, मीटर से मीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो स्केल फैक्टर के रहता है। लेकिन अगर हम मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाते हैं, तो बेटा आपके पास जो स्केल फैक्टर है उसका भी स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि यहां पे यूनिट स्क्वायर है। तो आपको पता है लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर है, स्केल फैक्टर के भी, सॉरी लेंथ नहीं, यहां पे एरिया की हम बात कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ मॉडल अपॉन में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पर एरिया की बात कर रहे हैं। पीछे बेटा हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे थे, तो हमने स्केल फैक्टर सिर्फ के रखा था, इसको ध्यान में रखेंगे। एरिया ऑफ मॉडल कितना है बेटा आपके पास, व्हाट इज एरिया ऑफ मॉडल नहीं पता। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1,80,000, और ये किसके बराबर है, स्केल फैक्टर के बेटा स्क्वायर के बराबर। तो एरिया ऑफ मॉडल अपॉन 1,80,000 किसके बराबर है, 3 3 9 0 0 0 0। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, ये ऊपर चला जाएगा, तो एरिया ऑफ मॉडल किसके बराबर है, 1,80,000 अपॉन 9 0 0 0 0। 4 0 से 4 0 कट गए, 9 से 2 कट गया 18। तो एरिया ऑफ मॉडल आ गया बेटा 2 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मॉडल आपके पास बचा कितना आ गया, 2 मीटर स्क्वायर। तीसरा पार्ट क्या कहता है, अगर मॉडल का वॉल्यूम इतना है तो शिप का कितना होगा। अब बेटा मीटर क्यूब आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, अब के का भी क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल बोले तो 6.5, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता, 1/300 का क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब हो जाएगा। तो 6.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ शिप या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 1 2 3 4 5 6, यहां पे जीरोस आपके पास आ जाएंगे। इतनी चीज सबको क्लियर है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ शिप आपके पास कितना आ जाएगा, 6.5 इंटू 27, 0 0 0 0 0 0। बस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ शिप दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास यहां पर आ जाएगा। अब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक बार देख लेते हैं कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बेटा किस तरीके का क्वेश्चन गिवन है। आ जाओ। अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की यहां पे बात करें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है इस चैप्टर में से, उसकी एक बार जल्दी से बात करते हैं। आओ देखते हैं। प्रूफ करना है, सिमिलर है, वैल्यू निकालनी है एक्स की, सिंपल सा क्वेश्चन नजर आ रहा है। अब कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, ए बी डी और सी बी ए। तो पहले बेटा मार्क कर लेते हैं कि अपने पास ए बी डी कौन सा है, ये छोटू वाला ट्रायंगल है, और सी बी ए कौन सा ट्रायंगल है बेटा, सी बी ए ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो ये दो ट्रायंगल्स अपन को गिवन है और इन दोनों ट्रायंगल्स में अपन को सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। तो बेटा सबसे पहले तो ए बी डी और ए सी बी या सी बी ए में आपके पास
ये जो एंगल बी है ये बेटा ए बी डी में भी है और ये सी बी ए में भी है। तो सबसे पहली चीज हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बेटा, दैट एंगल ए बी डी इज इक्विवेलेंट टू एंगल सी बी ए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में क्या है बेटा, कॉमन है। तीसरी चीज हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि बी ए डी एंगल सी के बराबर है, तो एंगल बी ए डी जो है वो एंगल सी के बराबर है, ऐसा गिवन है बेटा। सो बाय ए सिमिलैरिटी आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर ए सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए तो आपके दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं। अब तीसरा, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कैसे निकालोगे अभी भी ध्यान से समझो। ट्रायंगल कौन सा सिमिलर करने को बोला है बेटा, ए बी डी और सी बी ए। तो बेटा ए बी डी का स्टार्टिंग का ए बी, सी बी ए का स्टार्टिंग का सी बी, तो ए बी अपॉन में सी बी बराबर होगा ए बी डी के लास्ट के दो बी डी और इसका बी ए। सो बी डी अपॉन बी ए के, और ये बराबर होगा किसका बेटा, ए और डी पहला और आखिरी अपॉन सी और ए पहला और आखिरी। अब इसमें से जो जो आपको गिवन है वो लिख लो। क्या आपको ए बी गिवन है, बिल्कुल कितना है 8 है। क्या आपको बी सी गिवन है, बेटा बीसी को पूरा तुम क्या लिख सकते हो, देखो अगर इतना 4 है ये x है तो बीसी की जगह पे तुम 4 प्लस एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या तुम्हें बी डी गिवन है, बिल्कुल गिवन है बेटा 4। क्या तुम्हें बी ए गिवन है, बी ए या ए बी, बिल्कुल तुम्हें गिवन है बेटा, कितनी है 8 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बराबर है, क्या तुम्हें ए डी गिवन है, कुछ नहीं गिवन है ए डी में। और क्या तुम्हें सी ए गिवन है, सी ए का भी कुछ नहीं गिवन है, तो इसको जाने दो, इन दोनों को तुम्हें सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या पहले यहीं कैंसिल करना है, जो तुम्हें मन करे। ये 1 है ये 2 है, तो 16 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 16 माइनस 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर। लो भाई, ये था तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बस यही है एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल डिम्पल। स्पेसिमेन का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके सैंपल पेपर में बेटा कैसा क्वेश्चन है, एक आ जाओ। इन द गिवन फिगर एसी एक डायमीटर है, ठीक है भाई, ठीक है। एपी जो है वो 3 है, पीबी जो है वो 4 है, पीक्यू एपी पे परपेंडिकुलर है। इफ द एरिया ऑफ एपीक्यू इज 18, इस ट्रेपीजियम टाइप का एरिया निकालना है। चलो भाई, अब बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम एरियाज की बात कर रहे हैं तो हमने एरिया थ्योरम पढ़ी है। एरिया थ्योरम में क्या देखा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो है वो किसी भी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं बेटा, एक है ये छोटा वाला एपीक्यू और एक है ये बड़ा वाला एबीसी। अब आपको पता है ये 90 डिग्री है और एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A क्या है बेटा, कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब अगर दोनों सिमिलर हो ही गए हैं बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो कि इन दोनों के एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बेटा बराबर होगा किसी भी एक साइड के स्क्वायर के बराबर, जो आपको गिवन है वो लो, दैट इज AP अपॉन AB के स्क्वायर के बराबर। बेटा AP कितना है आपको गिवन है 3, अगर ये 4 है ये 3 है तो पूरा कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, दैट इज 9 अपॉन 49 के बराबर। अब इसमें से आपको बेटा APQ का एरिया ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 18। सो 18 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा बेटा, किसके बराबर होगा 9 अपॉन 49 के। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपके पास एरिया
ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा कितना 49 इंटू 2 दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से सुनना, देखो तो यहां से आपको पता चल गया कि इस बड़े वाले ABC का जो एरिया है वो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये छोटे वाले का 18 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये बीच वाले का कितना हो जाएगा बेटा? अगर आप ABC ट्रायंगल में से, अगर आप ABC ट्रायंगल के एरिया में से APQ का माइनस कर दोगे तो ये ब्लू वाले का एरिया आ जाएगा। दैट इज 98 से अगर आप 18 माइनस कर दोगे और यहां पे 80 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी था, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाएगा इस ट्रेपीजियम का। आई होप कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, अब बेटा एक PYQ भी देख लेते हैं। ठीक है, PYQ ऑलरेडी 2 आए थे पर हम इस वाले लेक्चर में एक देख रहे हैं। दूसरा PYQ हम लोग डिस्कस करेंगे आपके फाइनल से पहले, ठीक है, ताकि वो दिमाग में रहे। अब यहां पे आपके पास इन द गिवन डायग्राम ABC जो है वो EFG के सिमिलर है। अगर ABC EFG 60 डिग्री है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड FG आपको निकालनी है। FG है कहां पे? ये है बेटा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। दैट इज AB अपॉन EF बराबर होगा BC अपॉन FG के, और ये बराबर होगा AC अपॉन AG के। अब इसमें से आपको गिवन क्या क्या है वो हम ले लेते हैं। क्या अपने को AB गिवन है? बिल्कुल गिवन है 15। क्या अपने को EF गिवन है? बिल्कुल गिवन है 75। अपने को निकालना क्या है बेटा? FG निकालना है। क्या अपने को BC गिवन है? BC गिवन है, बिल्कुल गिवन है 3। लो भाई, 3 5 15, 5 1 5, 5 5 25, तो FG की लेंथ कितनी आ गई बेटा? 15 सेंटीमीटर। सिंपल डिंपल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमने कुछ PYQ स्पेसिमेन भी सॉल्व कर लिए हैं बेटा, है ना। अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे बता देना। ऑलराइट, तो कोई भी कहीं भी डाउट है तो प्लीज बताना, सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन शॉट में, जहां पे हम लोग एक और चैप्टर की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट हो तो नीचे डाल देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।